डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाना विषय पर विचार मंथन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में लोगों के शिक्षित होने पर दिया जोर। कहा कि वैज्ञानिक बने लेकिन साथ साथ अच्छे कृषक भी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के किसान हितैषी निर्णयों को गिनाया। कहा कि किसानों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार अति संवेदनशील। अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम जारी। पूर्वोत्तर राज्यों में बीते एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, लेकिन असम में हालात खराब। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने फिर जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में चेरी उत्पादकों में खुशी की लहर। फसल के अच्छे दाम मिलने से किसानों को हुआ बड़ा लाभ। 200 से 700 रुपए तक बिक रही है 1 किलोग्राम चेरी। इस साल 20 दिन पहले शुरू हुए चेरी के मौसम ने किसानों को दी बम्पर फसल। और अब समाचार विस्तार से। स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाना विषय पर विचार मंथन के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में लोगों के शिक्षित होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बने लेकिन साथ साथ अच्छे कृषक भी बने। तोमर ने कहा कि स्कूली शिक्षा में अगर कृषि के प्रति बच्चों का रुझान होगा तो ये कृषि शिक्षा निश्चित रूप से उनके काम आएगी और आगे चलकर करियर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। सामान्य तौर पर यह मान्यता लोगों के मन में बनी हुई है कि कृषि शिक्षा भी लेकर नौकरी की तरफ ही बढ़ना, ये माइंडसेट हमको तोड़ना पड़ेगा। और ये माइंडसेट तोड़ना है तो स्कूली शिक्षा से ही ये मानसिकता हमको बनाना पड़ेगी। कृषि के क्षेत्र में लोग शिक्षित हों, साइंटिस्ट बने, लेकिन साथ साथ अच्छे कृषक बने, यह भी जरूरी है। और स्कूल शिक्षा में कृषि के प्रति अगर रुझान होगा तो निश्चित रूप से वो बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए अथवा न जाए तो भी ये कृषि की शिक्षा उसके काम आएगी। और अगर वो शिक्षा के अन्य क्षेत्र में जाकर भी कीर्तिमान स्थापित करता है, लेकिन बेसिक में अगर कृषि जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो कृषि को भी महत्व देगा। और कृषि को जब महत्व आदमी के मन में रहेगा तो निश्चित रूप से भारत की कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील होगी। इसलिए आज ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि स्कूली शिक्षा में भी कृषि का पाठ्यक्रम रहे और लोग उससे जुड़ें। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जब नई शिक्षा नीति की बात की थी उस समय भी यह बात कही थी। और अभी जब नेचुरल फार्मिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को लॉन्च किया तब भी ये कहा कि खेती के पाठ्यक्रम के साथ साथ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी पाठ्यक्रम एग्रीकल्चर में होना चाहिए। उस पर ICAR लगातार काम कर रहा है। तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको भी इम्प्रूव वर्तमान परिवेश के हिसाब से करने की कोशिश की जा रही है। और अगर स्कूल शिक्षा में कृषि जुड़ेगी तो निश्चित रूप से इसके दीर्घगामी परिणाम होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए साल 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की इस उर्वरता के माध्यम से बहुत कुछ अभी हमें
सामने लेकर के आना है और उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके उपकार के द्वारा आयोजित सतत कृषि के अभिनव दृष्टिकोण से संबंधित यह संगोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ही ध्यान में रख करके सन 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम को निर्णय लेते हुए आगे बढ़ाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारे अन्नदाता किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लागत प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने 2018 में एमएसपी की जो घोषणा की, आज सफलतापूर्वक वह प्रदेश के हमारे अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में है। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज राज्य में उपलब्ध है, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि के विविधीकरण की तरफ कृषि विभाग ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसको उपकार जैसी संस्थाओं के माध्यम से नई तकनीक, नए बीज, 4 कृषि विश्वविद्यालयों और 90 कृषि विज्ञान केंद्रों ने उन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचा करके अपने एक प्रगतिशील किसानों के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की सरकार में चीनी मिलें बंद करने की नौबत आ गई थी और हमारी सरकार में बंद होने वाली चीनी मिलों को दोबारा जीवन मिला। 2017 के पहले प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर अग्रसर था, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के साथ साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहयोग से एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 18 उद्यमियों ने खुबानी और अन्य कृषि उत्पादों की बड़ी रेंज प्रदर्शित की। इस आयोजन में भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, ओमान और दुबई के 20 खरीदारों ने भाग लिया। लद्दाख, खुबानी और अन्य कृषि उत्पादों की 30 से अधिक उत्पादकों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हितधारकों ने आयातकों और निर्यातकों के साथ बातचीत में भाग लिया, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उत्पादकों, उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और B2B पर बातचीत की सुविधा प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। लेह लद्दाख बड़ी संख्या में खुबानी और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों से संपन्न है। एपीडा निर्यातकों की भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करता है और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अपने खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। आहार, ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस, बायोफेच इंडिया आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी एपीडा को प्राथमिकता दी गई है ताकि इन क्षेत्रों से कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बीते एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। आसाम, मेघालय और अरुणाचल में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हुई बारिश के कारण दोनों राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे जानो माल का काफी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी एजेंसियां पूरी सप्ताह
सक्रिय हैं। बाढ़ से बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं असम में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने यहां फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दीमा हसाऊ जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि भारी बारिश की चेतावनी के कारण दीमा हसाऊ जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 18 जून तक बंद रहेंगे। राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा असर आसाम के पहाड़ी जिलों में देखा जा रहा है। पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं कुछ लोग ऊंचाई वाले जगहों पर भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम लगी हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी बादल छाए रहेंगे। रात के समय 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है। वहीं मंगलवार देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाएं चली और झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जीनामणि ने बताया है कि अगले कुछ दिनों के लिए लू और गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा के भी कुछ इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। मौसम के अचानक करवट लेने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झमाझम बरसात हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। चेरी फल देखने में जितना मनमोहक होता है, खाने में उतना ही लजीज भी होता है। खूबसूरत और लजीज चेरी को बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। उत्तर भारत के शिमला में अब किसान सेब की जगह चेरी उगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस साल चेरी की बम्पर पैदावार और अच्छे दाम मिलने के कारण किसान काफी खुश हैं। उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में चेरी फल उत्पादकों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिमला जिले के कांदियाली और नारकंडा क्षेत्र के चेरी उत्पादकों को 1 किलोग्राम के डिब्बे के लिए 200 से 700 रुपए तक मिल रहे हैं। इस साल चेरी का मौसम 20 दिन पहले शुरू हो गया था, जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। मौसम के पहले शुरू होने के कारण बारिश से फसल को नुकसान का जोखिम भी नहीं रहा। पिछले साल मैंने चेरी का जो सीजन स्टार्ट किया था वो 2 जून से शुरू किया था, जबकि इस साल मैंने 11 मई से सीजन स्टार्ट कर दिया है। और एक तो इसलिए इस साल वर्षा न होने के कारण सीजन हमारा बहुत बढ़िया रहा है। आधी चेरी हमारी वेस्ट हो जाती थी क्योंकि सीजन लॉन्ग हो जाता था और उतने में बरसात गिरती थी। इस साल हमारे को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। 600, 700, 800 रुपए तक कभी हमारा डब्बा बिका है, जबकि आज तक हमने कभी भी नहीं बेचा। रंगीन चेरी न केवल किसानों को अच्छे दाम दे रही है, बल्कि पर्यटकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने में भी मदद कर रही है। यहाँ के किसानों ने सेब से चेरी की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सेब की खेती में चेरी की तुलना में अधिक निवेश करना पड़ता है और कमाई कम होती है। ये किसान जैविक खेती से चेरी के पेड़ों की खेती कर रहे हैं, जबकि सेब की खेती पूरी तरह से रासायनिक स्प्रे और उर्वरकों पर आधारित है। इसमें इतनी मेहनत नहीं है जिस सेब की अपेक्षा इसमें कम मेहनत है। कोई स्प्रे नहीं करते हम। चलो पहले तो हम कटिंग कुटिंग भी नहीं करते थे, और अब कटिंग कुटिंग कर रहे हैं क्योंकि पेड़ थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी कटिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हमारा साइज बने। ये किसान चेरी की स्टेला, मर्चेंट, वेन और डिरोनीरो किस्में उगा रहे हैं। साथ ही और नई किस्मों को भी अपनाया जा रहा है। ये विभिन्न किस्मों की चेरी इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि चेरी कम समय की फसल है, जो जल्दी पककर जल्दी गिरने लगती है। विभिन्न किस्में विभिन्न चरणों में पकती हैं, जिससे ये देर तक बाजार में बनी रहती है और इससे किसानों को भी काफी फायदा होता है। सर हमारा काम बहुत बढ़िया रहा है।
बहुत अच्छी चेरिया हो गई है। मौसम भी अच्छा साथ दिया इस बारी। हमारे पास बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल से भी, कृषक से भी, रोजगार सबके लिए अच्छा चल रहा है और रेट भी बहुत अच्छे रहे, मौसम भी अच्छा टिक गया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर स्टोन फ्रूट और वॉलनट फ्रूट की खेती की जाती है और इस भूमि पर लगभग 50,000 मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन होता है। केवल शिमला जिले में स्टोन फ्रूट का रकबा 4,500 हेक्टेयर भूमि है और इस पर लगभग 4,000 मीट्रिक टन पैदावार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और अब आपको मिलवाते हैं चाय वाले एक ऐसे चचा जी से जिनकी उम्र 60 साल की है। सूरत में तकरीबन 45 साल से लोगों को चाय पिला रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी छोटी सी चाय की गुमटी में जो जुगाड़ लगाया है उसे देखकर उनके ग्राहक बेहद खुश हैं। सूरत के उधना इलाके में ये छोटी सी चाय की गुमटी यहाँ से गुजरते हुए लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। इसे चलाने वाले 60 साल के नटू भाई भी यहाँ चर्चा का सबब बन गए हैं। लाइट, मोबाइल चार्जिंग और पंखा चलाने के लिए इन्होंने यहाँ जो जुगाड़ बिठाया है उसे देखने के लिए लोग रुकते हैं और चाय की चुस्की लेकर ही लौटते हैं। मैं एक्चुअली चाय पीने के लिए निकला था बाहर और मैंने रास्ते से मैं देखा कि काका की चाय की लारी है और उन्होंने सोलर पैनल लगाई हुई है, तो मुझे थोड़ा कुतूहल हुआ, इसलिए मैं इनके यहाँ पर चाय पीने आया। मगर जब यहाँ से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि ये आज अचानक से ये क्या दिख गया, मतलब है क्या चीज़। फिर उनसे जाके पूछा तो ये बोले सोलर है। हमारे घर में भी लगाना चाहिए और हर जगह लगाना चाहिए, जितना हो जाए उतना हमको पावर सेविंग रखना चाहिए। जयराम जी चाय केंद्र चलाने वाले नटू भाई पिछले 35 साल से लोगों को सूरत की सड़कों पर चाय पिलाते आ रहे हैं और चाय वाले चाचा के नाम से मशहूर हैं। पहले इनकी इस गुमटी में बिजली नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों जब इन्होंने अपने गांव के घर घर में सोलर पैनल का जादुई इस्तेमाल देखा तो लौटकर अपनी इस गुमटी को भी रोशन कर दिया। इससे इनकी जिंदगी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। फिर हम गाँव गए ने, जब सब झोपड़े में ये सब सोलर पैनल लगा था तो मैं भी वहाँ से एक लोग से सोलर पैनल लिया और फिर यहाँ लेके आया, फिर लगाया तो इस पे सब लाइट जलती है, पंखा जलता है, मोबाइल चार्जिंग होती है, बहुत सारी सुविधा मिलती है पे सोलर पे। चाय वाले चाचा जी ने इस उम्र में जिस तरह नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है उससे इनके ग्राहक काफी खुश हैं। उन्हें अब इनकी चाय कुछ और कड़क और मीठी लगने लगी है। और अब बात मंडी भाव की करते हैं और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो 15 जून को अधिकांश मंडियों में गुड़ के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गुड़ के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 14 जून को गुड़ का भाव था 3,560 रुपए। 15 जून को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3,570 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीले गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जून को पीला गुड़ 3,500 रुपए पर बिका, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में पीले गुड़ के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जून को पीले गुड़ का भाव रहा 3,380 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 3,400 रुपए पर हुए। इसी तरह पीलीभीत मंडी में 14 जून को गुड़ का भाव था 3,330 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,340 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। साल 2020-21 के दौरान भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद को मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में निर्यात किया है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,00,000 टन अधिक हो सकती है।
जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गुड़ के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53 लाख 99 हजार टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 15 जून को टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 14 जून को टमाटर का भाव रहा 2,600 रुपए। 15 जून को उसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,200 रुपए पर आ गया। हालांकि गुजरात की सूरत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जून को टमाटर 3,650 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की खन्ना मंडी में 14 जून को टमाटर का भाव था 2,000 रुपए। 15 जून को उसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 14 जून को यहाँ टमाटर का भाव था 1,950 रुपए। 15 जून को उसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 14 जून को लोकल टमाटर का भाव रहा 2,595 रुपए। 15 जून को उसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94,293 टन का ही हो सका था। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की, और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। हिमाचल प्रदेश के किसान धान की नर्सरी की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्यवर्ती इलाकों में भी धान की नर्सरी बोई जा रही है। यहाँ मक्का की बुआई भी इस समय की जा सकती है। साथ ही किसान मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी खरीफ चारा फसलों की बुआई करें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में बासमती धान की नर्सरी लगा लें और मक्का की बुआई करें। यहाँ के मैदानी हिस्सों में धान की कम अवधि वाली किस्मों की नर्सरी बोना जारी रखें। आप चाहें तो धान के बीजों की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान खीरा, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तोड़ाई करें। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में चारा फसलों के रूप में मक्का और लोबिया की बुआई करें। वहीं झज्जर जिले में फूल गोभी, टमाटर और मिर्च की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। साथ ही मध्यम अवधि वाली धान की नर्सरी लगाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाजरे की बुआई जारी रखें। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा घाटी इलाके में मूंग की कटाई का काम किया जा सकता है। यहाँ के सतपुड़ा, विंध्य पठारी हिस्सों और झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की कटाई कर लें। निमाड़ घाटी में मिर्च और बैंगन के लिए नर्सरी तैयार कर लें। मध्य गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी तैयार कर लें। कपास की खड़ी फसल की सिंचाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानवता की प्रगति के लिए विश्व शांति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में आतंकवाद, विभाजन और घृणा की कोई जगह नहीं है। नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही थीं। देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इसके साथ एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत काम कर चुके युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 जून मंगलवार को अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रथम पूजा भी की। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद हो रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा में कई नई पहल की गई हैं। मई महीने में देश से निर्यात में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में देश का निर्यात 39 अरब डॉलर रहा है, जो बीते साल मई महीने के निर्यात की तुलना में 20% ज्यादा है। केंद्र सरकार राज्यों की ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को रियायती दरों पर कोयला उपलब्ध करा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम में बढ़ोतरी के बावजूद राज्यों की ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को इसकी आपूर्ति 80% रियायती मूल्य पर दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल एवं डीजल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अभूतपूर्व वृद्धि ने स्थानीय स्तर पर कुछ अस्थायी लॉजिस्टिक्स संबंधित मसले खड़े कर दिए हैं और तेल कंपनियों ने डिपो तथा टर्मिनलों पर भंडार में वृद्धि करने के जरिए इन मुद्दों का समाधान करने की पूरी तैयारी कर ली है। ICMR और भारत बायोटेक के अध्ययन में ये बात कही गई है कि कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीके का प्रभाव बढ़ाती है, साथ ही ओमिक्रॉन के B1 और B2 वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करती है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में जारी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 195.67 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,21,000 से अधिक टीके लगाए गए। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना तैयार किया है, जो देश में कृत्रिम घुटनों की मांग को पूरा करने में मददगार साबित होगा। कदम नाम के इस कृत्रिम घुटने की कीमत विदेश से आयात होने वाले घुटनों के मुकाबले में 4 से 5 गुना कम है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।